बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मुख्तसर सी बात करते हैं हक शुफ़ा के हवाले से। हक शुफ़ा को इंग्लिश में प्रीएम्पशन कहते हैं। द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 इसको डिफ़ाइन करता है और इसका तरीक़ाकार वज़े करता है। इसके सेक्शन 1 में आता है कि ये एक्ट पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल होगा। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इसका नफाज होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया गया है, प्रीएम्प्टर का बताया गया है। फिर इसमें बताया गया है कि ये सिर्फ़ उस प्रॉपर्टी पे हक शुफ़ा हो सकता है जो प्रॉपर्टी सेल की गई है। अब सेल से मुराद ये है कि जो आपने कीमत वसूल करके प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसमें साथ ये भी है कि ऐसा गिफ्ट हिबा जिसको कहते हैं, वो गिफ्ट जिसकी आपने कोई कीमत वसूल की है या जिसमें शर्त है कि इसकी कीमत अदा की जाएगी, ऐसा जो गिफ्ट है उस पे भी आप हिबा कर सकते हैं। शुफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर जो प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसफ़र्स होती हैं किसी भी तरह की, उस पे शुफ़ा नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे जो आपको ज़मीन वरासत में मिली है, जो हक महर में मिली है, जो आपको किसी कोर्ट की डिक्री की सूरत में मिली है, जो आपको बदले सुलह यानी कोई कत्ल हो गया है और किसास के बदले में आपको मिली है, या दीगर किसी और तरीके से ट्रांसफ़र हुई है, तो ऐसी ज़मीन पे आप शुफ़ा नहीं कर सकते। अब इसमें आगे आता है कि कौन सा शख्स शुफ़ा कर सकता है। तो इसमें तीन उसमें मेन कैटेगरीज़ बताई गई हैं। एक ऐसा शख्स जो बिकने वाली जायदाद में शरीक खाता है, यानी कि एक रकबा है जिसमें मुख्तलिफ़ कज़न्स भाई वगैरह उसमें मालिक हैं। अब उसमें एक भाई ने या कज़न ने ज़मीन फ़रोख्त कर दी है, तो दीगर जो हिस्सादार हैं वो उसमें शुफ़ा का हक़ रखते हैं कि हमारा हक़ पहले था, लेकिन ये किसी गैर ने, किसी दूसरे शख्स ने आके ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, ये प्रॉपर्टी हम ख़रीदना चाहते थे, तो वो उसमें हक़ रखते हैं, वो पहला हक़ रखते हैं। फिर इसमें दूसरा ऐसा शख्स हक़ रखता है कि जिसका उस बिकने वाली ज़मीन से किसी तरह का ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पे कि उसके रकबे में पानी जो उसके रकबे को सैराब कर रहा है, वो बिकने वाली ज़मीन में से गुज़र के आ रहा है, या उसकी ज़मीन को जो रास्ता जाता है वो उस सेल होने वाली प्रॉपर्टी में से गुज़र के जाता है, तो ऐसा शख्स हक़ रखता है कि वो शुफ़ा कर सकता है। तीसरा इसमें शख्स ऐसा है कि जिसका रकबा बिकने वाली ज़मीन के साथ मुंसलिक है, यानी कि वो हमसाए हैं, तो वो उस बुनियाद पे शुफ़ा का हक़ रखता है। इसके अलावा भी है कि अगर किसी बिकने वाली ज़मीन से किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो वो भी शख्स अब शुफ़ा का जो है वो दावा दायर कर सकता है। अब इसमें ये आता है कि बाज़ सूरतों में प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मिसाल के तौर पे एक शख्स का रास्ता है उस ज़मीन में से गुज़र रहा, जो ज़मीन बिकी है, और एक शख्स का पानी गुज़र रहा है, तो जिसका रास्ता गुज़र रहा है उसका हक़ पहले है, वो पहले शुफ़ा का हक़ रखता है। अब इसमें यह है कि अगर दो अशख़ास, सेक्शन 8 ये कहती है कि अगर दो अशख़ास उनका बराबर हक़ है कि वो दोनों शुफ़ा का हक़ रखते हैं, तो वो दोनों शुफ़ा उसमें कर सकते हैं, और या दो से ज़्यादा हैं तो वो भी शुफ़ा कर सकते हैं। फिर इसमें सेक्शन 9 में आया है कि जब ऐसे दो या दो से ज़्यादा अफराद शुफ़ा करते हैं, तो वो ये बताया गया है कि वो जो प्रॉपर्टी होगी फिर उन दोनों या तीनों या चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। कि अगर एक कनाल है और दो बंदे हैं, उन्होंने शुफ़ा किया तो दोनों को 10-10 मरले, अगर उनका राइट जेन्युइनली बनता है तो दोनों को 10-10 मरले वो डिवाइड कर दी जाएगी। अब इसमें सेक्शन 13 में ये आता है कि वो तरीक़ाकार क्या है कि आपने कैसे शुफ़ा का ये जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। तो उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जैसे ही आपको पता चले कि ये ज़मीन फ़रोख्त हो गई है, तो उसी महफ़िल में आपने ये इज़हार करना है, ऐलान करना है कि मैं ये ज़मीन वापस लूँगा, क्योंकि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ और मैं इस शख्स से ये ज़मीन हासिल करूँगा, चाहे मुझे अदालत के ज़रिए वो हासिल करनी पड़े। सेकेंडली ये है कि आपने उसको एक नोटिस भेजना है उस शख्स को जो ख़रीदार है, जिसमें आपने उसे अपनी ये इंटेंशन बतानी है कि मैं तुमसे ये ज़मीन वापस लेना चाह रहा हूँ और मैं तुमसे ये लूँगा, अब चाहे मुझे इसके लिए अदालत में जाना पड़े, और साथ में उस नोटिस का सबूत भी आपके पास हो और आपकी उसमें गवाह भी हों। फिर आप तीसरा ये है कि आप अदालत में दावा दायर कर देंगे उस ज़मीन को वापस हासिल करने के लिए। अब इसमें ये आ जाता है कि आप ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम, सेक्शन 18 ये कहती है दोनों एक दूसरे पे ये प्रीएम्पशन का जो सूट है वो फ़ाइल कर सकते हैं।
फिर सेक्शन इसकी 20 ये आती है कि अगर जो जिस शख्स ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है और जो हक़ शुफ़ा जो रखता है, जो शुफ़ा कर रहा है, अगर दोनों ये इक्वली यानी बराबर उस प्रॉपर्टी पे हक़ रखते थे, मिसाल के तौर पे जो ख़रीद रहा है वो भी उस ज़मीन में मालिक है पहले ही, और जो शुफ़ा कर रहा है वो भी उसमें मालिक है, अब दोनों क्योंकि हक़ रखते हैं तो ऐसी सूरत में उन दोनों में वो प्रॉपर्टी बराबर में तकसीम कर दी जाएगी। फिर इसमें यह आता है कि अगर जिस शख्स ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, सेक्शन 21 में आता है, अगर वो उस पर कोई ख़र्चा करता है बाद में प्रॉपर्टी में, तो शुफ़ा करने वाला जो है वो उसको वो ख़र्चा भी अदा करेगा जो उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर ख़र्च कर रखा है। अब नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन प्रॉपर्टीज़ 23 में आता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ़ कर दी गई है तो उस पर शुफ़ा नहीं हो सकता। अगर कोई प्रॉपर्टी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की मलकियत है तो उस पर भी शुफ़ा नहीं किया जा सकता। इसमें फिर आता है कि सेक्शन 24 में कि प्लेंटिफ टू डिपॉजिट सेल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, कि अगर एक शख्स ने शुफ़ा किया है तो उसने 1/3 यानी कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसका शुफ़ा किया जा रहा है तो उसका तीसरा हिस्सा यानी कि 33 लाख रुपया उसने अदालत में जमा कराना है शुफ़ा करते वक्त, या जब वो अदालत उसको हुक्म देगी कि इतने टाइम में जमा कराओ। अगर वो नहीं कराएगा तो उसका वो शुफ़ा की जो उसका कह लें दावा है वो खारिज कर दिया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, अब होता ये है कि एक शख्स 50 लाख की एक प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहा है तो वो शुफ़ा से बचने के लिए उसकी कीमत बढ़ा के 70 लाख या 80 लाख या करोड़ लिखवा देते हैं ताकि अदालत में जो तीसरा हिस्सा जमा कराना पड़े वो ज़्यादा जमा कराना पड़े, तो लिहाजा कोई शख्स शुफ़ा नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में अदालत जो है वो ख़ुद भी उस प्रॉपर्टी का तयन करती है कि क्या ये प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा तो नहीं लगाई गई, अगर ज़्यादा लगाई गई है तो फिर वो उसकी खुद डिटर्मिन करेगी प्राइस, और उस प्राइस के हिसाब से उसका तीसरा हिस्सा आपको जमा कराना पड़ेगा। अब अदालत के पास मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं कि किस तरीके से वो उसकी जो प्राइस है उसका तयन करेगी। ये सेक्शन 28 में वो तरीके डिफ़ाइन किए गए हैं। गवर्नमेंट में एक्सक्लूड एरियाज़ फ्राम प्रीएम्पशन, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कुछ इलाकों को या कोई मखसूस सूरतों में वो हक़ शुफ़ा ख़त्म कर सकती है। मसलन जब जो लोग मंगला डैम के मुतासरीन थे उनके बारे में ये कहा गया कि वो पंजाब में कहीं भी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर शुफ़ा नहीं किया जा सकता। सेक्शन 30 में लिमिटेशन बताई गई हैं कि कितने टाइम के अंदर अंदर आप शुफ़ा का जो